नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, वो है स्कोप ऑफ क्लेम्स। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा स्कोप ऑफ क्लेम्स, और मैं आपको एक रियल केस के माध्यम से चर्चा करूंगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि पेटेंट की असली वैल्यू उसके क्लेम्स में होती है। स्पेसिफिकेशन तो डिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन प्रोटेक्शन उसके क्लेम्स डिफाइन करते हैं। दोस्तों, स्कोप का क्या मतलब है? आपका पेटेंट कहाँ तक प्रोटेक्शन देता है, यानी आप क्या क्लेम कर रहे हो और कहाँ तक मोनोपॉली चाहते हो। लॉ क्या कहता है? सेक्शन 10 सब क्लॉज 4C ये कहता है स्पेसिफिकेशन का अंत क्लेम्स से होना चाहिए जो इन्वेंशन का स्कोप क्लियरली डिफाइन कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने कहा है कि द क्लेम्स अपीयर ओवरली ब्रॉड एंड डू नॉट क्लियरली डिफाइन द इन्वेंशन बाउंड्री। यानी आपकी क्लेम्स इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतना ज़्यादा ब्रॉड आप मांग रहे हो कि इन्वेंशन की बाउंड्री ही क्लियर नहीं हो रही है और बाउंड्री डिफाइन नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ये ब्रॉड, नैरो, बाउंड्री, ये सब क्या है? देखो, ब्रॉडनेस का मतलब है कि एक ऐसी वस्तु मांग लेना जो कि अपने आप में पूरी इंडस्ट्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ए राइटिंग डिवाइस इतना लिख दें और यही क्लेम है आपका, आई क्लेम ए राइटिंग डिवाइस, तो भाई फिर दुनिया भर की जितने भी पेन हैं, पेंसिल हैं, लिखने के जितने भी तरीके हैं, वो सब आप क्लेम कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉड क्लेम, कि सब कुछ मांगना चाह रहे हो आप। और नैरो डाउन करना, उसमें आप और फीचर्स आप ऐड करो और छोटी छोटी बातें ऐड करो, तो उससे क्या है कि आप उसको नैरो डाउन करते जा रहे हो। जितनी छोटी वस्तुएं, जैसे आप पेन के अंदर क्लिप लगा रहे हो, निब लगा रहे हो और कैप लगा रहे हो, तो उससे आप डिपेंडेंट क्लेम्स के ज़रिए उसको नैरो डाउन करते जा रहे हो। अब यहाँ क्या है कि एग्जामिनर ने कहा है कि द क्लेम अपीयर्स ओवरली ब्रॉड, ये कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। हम ज़रा देखते हैं कि कहाँ बड़े हो रहे हैं। अगर आपकी इन्वेंशन के क्लेम ऐसे हैं, जैसे ए फिंगर नेल कटर फॉर सेफ ट्रिमिंग, एक नेल कटर है और वो सेफ्टी इंश्योर करता है ट्रिमिंग करते हुए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है। तो पेटेंट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउंड्री क्लैरिटी। दोस्तों, क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में मकान के चारों तरफ बाउंड्री होती है, तो हमें इन्फ्रिंजमेंट दिख जाता है कि कोई दीवार कूद के आ रहा है, तो दिख जाता है कि वो कूद रहा है। अब क्लेम्स के अंदर बाउंड्री कौन डिफाइन करता है? इन्वेंशन के अंदर बाउंड्री कौन डिफाइन करता है? वो बाउंड्री क्लेम्स से डिफाइन होती है। और क्लेम्स की जो लैंग्वेज है, इंटेलेक्चुअल क्या है? लैंग्वेज डिफाइन करना ही तो बौद्धिक क्षमता दर्शाता है किसी आविष्कारक की। तो कॉम्पिटिटर को पता होना चाहिए, कोर्ट को ये समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन कहाँ तक है, वो दीवार कहाँ पर है आपकी इन्वेंशन की, कि कोर्ट को पता लग जाए कि भाई ये इसके क्लेम्स हैं और इन क्लेम्स से ये बाउंड्री डिफाइन हो रही है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या लिखा है कि क्लेम्स आर ओवरली ब्रॉड। इसका मतलब है आपने इन्वेंशन से ज़्यादा क्लेम कर लिया है। आपने एक स्पेसिफिक कटर बनाया और क्लेम लिख दिया एनी डिवाइस फॉर ट्रिमिंग नेल्स सेफली, तो आप पूरी इंडस्ट्री को क्लेम कर रहे हो और ये तो, इसकी तो अनुमति नहीं है। तो सिद्धांत क्या कहता है कि क्लेम शुड बी कमेंसुरेट विद डिस्क्लोजर, यानी जितना आपने डिस्क्लोज किया है उतना ही क्लेम कर सकते हो। अब अक्सर एप्लीकेंट ये सोचते हैं कि ब्रॉड क्लेम लिखेंगे तो प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर ब्रॉड क्लेम लिखते हो तो रिजेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन को समझते हैं। एग्जामिनर ने लिखा कि आपके क्लेम्स में अलग अलग फीचर कवर हो रहे हैं। इसको कहते हैं लैक ऑफ यूनिटी, एकता नहीं है आपके क्लेम्स में, और मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लेम्स हैं। इंडिपेंडेंट क्लेम का मतलब कि जिसके ऊपर उसके बाद वाले क्लेम डिपेंड करते हो। तो कई बार क्या होता है कि हम क्लेम जनरली तो 10 क्लेम लिखते हैं, क्योंकि वो जो रेगुलर फीस होती है उसमें 10 क्लेम कवर होते हैं। अगर 10वें के बाद में 11वां क्लेम हो तो ₹320 एक्स्ट्रा पर क्लेम चार्ज होता है। तो एग्जामिनर ने क्या लिखा है कि आपके क्लेम्स में अलग अलग फीचर कवर हो रहे हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लेम्स हैं और एक सिंगल इन्वेंटिव कंसेप्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेक्शन 10 सब क्लॉज 5 के अंदर आती है, और ये धारा कहती है कि एक एप्लीकेशन केवल सिंगल इन्वेंटिव कंसेप्ट से संबंधित होनी चाहिए।
मतलब ये नहीं कि एक पेटेंट ग्रांट करा लिया और 20 साल तक उसी के अंदर एक से ज़्यादा इन्वेंशन कवर कर ली, तो फीस भी तो रिन्यूअल फीस एक की दे रहे हो और इन्वेंशन 2 कवर हो गई। एक तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और एक सपोर्टिंग प्रिंसिपल है जो पेटेंट रूल्स 2003 में रूल 13 सब रूल 4, मैनुअल और रूल्स भी यही कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लेम्स की संख्या सीमित होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 10 क्लेम बनाने के लिए मिले हैं तो 10 के 10 इंडिपेंडेंट बना दिए, एक में मेथड क्लेम कर लिया, एक में सिस्टम क्लेम कर लिया, एक में अपरेटस क्लेम कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लेम्स की संख्या सीमित होनी चाहिए और वो एक ही इन्वेंटिव कंसेप्ट के अंदर आनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेंशन में एक आपने लगा दिया गैप कंट्रोल मैकेनिज्म और फिर एक अलग से सेफ्टी ट्रिमिंग फीचर डाल दिया आपने और आप दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लेम्स में डाल देते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जामिनर क्या सोचता है कि क्या ये एक इन्वेंशन है या मल्टीपल इन्वेंशंस हैं। अगर उसे ज़रा भी लग गया कि मल्टीपल इन्वेंशंस हैं तो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्शन ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। और करेक्ट अप्रोच क्या होती है कि एक मेन इंडिपेंडेंट क्लेम दो या 2 दे दो। एक मेन इंडिपेंडेंट क्लेम दो जो कवर करे जो उसका मेन इन्वेंटिव फीचर है और बाकी जो फीचर्स हैं वो डिपेंडेंट क्लेम में डालते जाओ। जैसे एक पहले इनकरेक्ट अप्रोच देख लेते हैं। जैसे पहला क्लेम दिया कि कटर विद गैप कंट्रोल, उसके बाद में दूसरे क्लेम में कर दिया कटर विद सेफ्टी ट्रिमिंग, अगले में कर दिया कटर विद डिफरेंट ब्लेड। तो ये देखने में सब अलग अलग इन्वेंशंस लग रही हैं। जो सही अप्रोच है वो हायरार्की में होता है कि क्लेम नंबर 1 आप बनाओ कि कटर विद कोर मैकेनिज्म, और कोर मैकेनिज्म वहाँ पे डिफाइन कर दो। उसके बाद दूसरा क्लेम उस पर डिपेंड कराओ कि गैप कंट्रोल जो है ये कटर जो क्लेम नंबर 1 में है उसमें गैप कंट्रोल है। फिर अगला क्लेम बनाओ डिपेंडेंट सेफ्टी फीचर के साथ और वो डिपेंड दिखाओ क्लेम नंबर 1 में। तो अब यूनिटी मेंटेन हो जाती है। तो दोस्तों जो पहला क्लेम होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लेम होता है। आगे आने वाले जो होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। पहला क्लेम हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और ये ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 क्लेम बनाओ। कई बार एक सिंगल क्लेम से पेटेंट ग्रांट हो जाता है। इंडिपेंडेंट क्लेम का मतलब है कोर इन्वेंशन और डिपेंडेंट क्लेम्स का मतलब है वेरिएशंस। जब भी आप क्लेम्स ड्राफ्ट करो तो खुद से पूछो क्या ये सभी फीचर्स एक ही इन्वेंटिव आइडिया से जुड़े हैं। अगर नहीं हैं तो रीस्ट्रक्चर कर लो उसको तभी। अब एक कॉमन जो गलती अक्सर एप्लीकेंट करते हैं कि हर फीचर को इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं और हर चीज़ को इंडिपेंडेंट क्लेम की तरह से लिख देते हैं। लेकिन पेटेंट ड्राफ्टिंग में हायरार्की बहुत ज़रूरी है। और अब उस ऑब्जेक्शन को समझ लेते हैं जो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट हर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आती है कि क्लेम्स आर नॉट सपोर्टेड बाय द स्पेसिफिकेशन। दोस्तों स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट है, टाइटल है और मेनली जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसके पहले भी जो आप लिखते हो फील्ड ऑफ इनमें, ये सब का सब जो है स्पेसिफिकेशन कहलाता है। क्लेम्स आर नॉट सपोर्टेड, क्या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्लेम में जो आपने लिखा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, टाइटल में रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो फील्ड ऑफ इन्वेंशन है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है क्या वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है और क्या क्लेम्स में एम्बिग्विटी है। ये अगर एम्बिग्विटी है तो बहुत बड़ा दोष है। लॉ क्या कहता है, रिक्वायरमेंट सेक्शन 10 सब क्लॉज 4A ये कहता है कि क्लेम्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वे स्पेसिफिकेशन में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या कहा है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लेम्स में ऐसी टर्म्स हैं जैसे सेफ ट्रिमिंग लिखा है, रिड्यूस्ड सबनेल गैप्स लिखा है, लेकिन इनकी कोई स्ट्रक्चरल लिमिटेशन नहीं दी गई है। सेफ ट्रिमिंग में सेफ क्या सेफ है, रिड्यूस्ड क्या रिड्यूस किया है, सबनेल गैप्स में क्या कितना रिड्यूस किया है। तो वो क्लैरिटी जो है बहुत एसेंशियल है। अगर आप क्लेम लिखते हो ए डिवाइस फॉर सेफ ट्रिमिंग तो प्रॉब्लम ये है कि सेफ डिफाइन नहीं कर रहे हो, कैसे अचीव कर रहे हो, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, तो वो ढूंढा जाएगा उसको स्पेसिफिकेशन में। तो रिजल्ट क्लेम करना आसान होता है दोस्तों, लेकिन पेटेंट लॉ हमेशा स्ट्रक्चर मांगता है। करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए ब्लेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गैप कैसे कंट्रोल हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अगर क्लेम में कोई फीचर है जो स्पेसिफिकेशन में नहीं है तो क्लेम इनवैलिड माना जाएगा, ऑब्जेक्शन आएगा। दोस्तों एग्जामिनर का कंसर्न है कि जो वेग टर्म्स हैं, जो अस्पष्ट टर्म हैं, वो क्लेम का स्कोप अनक्लियर कर देती हैं और क्लेम अनइंटेंडेड सब्जेक्ट मैटर को कवर कर सकता है। जैसे ए कटर दैट
प्रोवाइड सेफ ट्रिमिंग, बहुत वेग है, अस्पष्ट है। इसका बेटर क्लेम क्या हो सकता है? बेटर ये होगा, आप ऐसे लिखें इसको, ए कटर कंप्राइजिंग ए ब्लेड अरेंजमेंट एंड ए गैप लिमिटिंग मैकेनिज्म कॉन्फ़िगर्ड टू रेस्ट्रिक्ट पेनिट्रेशन बियॉन्ड ए प्री डिफाइंड डिस्टेंस। अब ये क्लियर है। एग्जामिनर ने क्या लिखा है कि अगर मल्टीपल एम्बॉडीमेंट्स हैं तो उन्हें एक ब्रॉड क्लेम में कंबाइन मत करें। करेक्ट तरीका है हर एम्बॉडीमेंट को सेपरेट क्लेम दें या क्लेम को नैरो डाउन करें, यानी जितना आपने डिस्क्राइब किया है उतना ही क्लेम करें। जो अस्पष्टता है, एम्बिग्विटी है, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर क्लेम अस्पष्ट हैं तो कोर्ट में प्रॉब्लम होगी, इन्फ्रिंजमेंट अनक्लियर होगा और उसका जो एनफोर्समेंट है वो वीक होगा। मतलब लोग कहते हैं ना कि पुलिस अपना काम करेगी, एनफोर्समेंट कैसे कराओगे? उसका इन्फ्रिंजमेंट कोई कर रहा है तो उसे कैसे रोकोगे? ये वीक हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम शेयर कर लेते हैं कि पेटेंट ड्राफ्टिंग में आपका सबसे बड़ा हथियार आपके शब्द हैं, वर्ड्स। अगर वर्ड्स अस्पष्ट हैं, वेग हैं, तो पेटेंट कमज़ोर है, और अगर वर्ड्स प्रिसाइज हैं, अगर शब्द सटीक हैं, तो पेटेंट मजबूत है। तो दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हमने समझा कि क्लेम्स का स्कोप क्या है, यूनिटी ऑफ इन्वेंशन क्या है और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अस्पष्ट और सटीक, इनका फ़र्क हमने समझा। ड्राफ्टिंग की स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत हमने आपस में साझा की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।